हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी अलग अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए समझते हैं। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कार खरीदने जा रहे हैं तो कार एक प्रोडक्ट है। तो कार को खरीदने का दो तरीका है, या तो हम उसको ईएमआई पे खरीदते हैं या तो फिर हम डाउन पेमेंट करके उसको खरीदते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और उसको खरीदने का तरीका है एसआईपी, जो कि मंथली हम लोग उस पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग जो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड उसको बाई करते हैं। और जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है वो एज ए डाउन पेमेंट, जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि डाउन पेमेंट हम लोग कार का कर रहे हैं 10 लाख 15 लाख, उसी तरह से हम एक लमसम अमाउंट डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है म्यूचुअल फंड में और एसआईपी में। म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि इसमें एक वर्ड है म्यूचुअल। इसका क्या मतलब है और इसके पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है। तो इस वो डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम समझते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे कि 10 दोस्त हैं और उनको पता चलता है कि उनके एरिया में एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू है 10 लाख। बट यहाँ पर किसी एक के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सके। बट उनको पता है कि आफ्टर 5 इयर्स इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 लाख हो सकता है। बट उनके पास, जैसे कि 10 दोस्त है तो उनके पास सपोज कीजिए कि कैपिटल है 1 लाख ईच। 10 लोगों के पास 1-1 लाख है बट किसी एक के पास 10 लाख नहीं है। तो वो क्या प्लान करते हैं कि 10 लोग जो हैं वो 1-1 लाख मिलाएंगे, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, वेट करेंगे फॉर 5 इयर्स एंड अगर 20 लैक्स नहीं भी आता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है, तो उनको जो भी बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा आफ्टर 5 इयर्स वो उसको आपस में डिवाइड कर लें। तो इस जो प्रोसेस है यहाँ पर हमने क्या किया कि जो प्रोडक्ट हम खुद से अकेले नहीं खरीद सकते हैं वहाँ पर हम और लोगों को साथ में जोड़ते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हमें पता है कि उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कुछ दिनों में बढ़ेगा तब जाके हम उसको सेल कर देते हैं और वहाँ से जो भी रिटर्न मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसको हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि म्यूचुअली किसी चीज़ को खरीदना और उससे बेनिफिट लेना। तो सेम प्रोसेस हमारे इंडिया में या फिर जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है वो सेम प्रोसेस पे बना हुआ है, जहाँ पर लोग अलग अलग कंपनीज के शेयर्स के बास्केट को खरीदते हैं बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे कि 5 ईयर 7 ईयर में किसी भी जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका ग्राफ ऊपर ही जाता है, इट मीन्स कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ता ही जाता है। आइए अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि शेयर मार्केट में ये कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट। इसके लिए सबसे पहले ये जो है, जो यहाँ पर हम लोग लिस्ट ऑफ स्टॉक्स देख रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, एचसीएल, रिलायंस, ये जो 50 कंपनियों का जो हम लोग लिस्ट देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं निफ्टी 50। तो म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जिसका शेयर प्राइस 100 रुपया है ही नहीं, वो 100 रुपया से ज़्यादा का है। अगर हम 500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 1000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज हैं जिसके शेयर्स को हम खरीद नहीं पाएंगे। इंडिया में पार्शियल शेयर बाइंग का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए
आपको मिनिमम एक शेयर खरीदना पड़ेगा। सपोज किसी आप टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो टीसीएस का प्राइस आज का है 3975, और आप अगर 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंपनीज में या कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए जो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ लोग, जैसे कि 1000 लोग 1000 रुपये मिलाते हैं, उसके बाद जो वहाँ पर अमाउंट कलेक्शन होता है, उसके बाद हम लोग टीसीएस का शेयर खरीद सकते हैं या यहाँ पे किसी भी कंपनीज का शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1000 करके, और अगर वो वैल्यू 5 साल के बाद बढ़ता है, तो फिर जो भी रिटर्न मिला उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि आपका जितना भी पैसा है, कैपेबिलिटी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोपोर्शन में आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो शेयर मार्केट में ये कंसेप्ट उसी तरह से काम करता है कि आप कम अमाउंट से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से या इंडियन कैपिटल मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, रिस्की है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पिछले 10 या 20-25 साल के ग्राफ को देखते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रहा है। सो यहाँ पर ये जो है स्टॉक मार्केट का वीकली चार्ट है निफ्टी का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2008 से, और अभी जहाँ तक हम मार्क करके रखे हैं वो है 2010 का अक्टूबर नवंबर। इट मीन्स कि जो आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस माना जाता है यहाँ पर कैपिटल मार्केट में, 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसमें स्टॉक मार्केट में बहुत सारा डाउनफॉल आया था। तो अगर हम इसी का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो वो डाउनफॉल अपने 2008 के टॉप से अगर देखा जाए तो डाउनफॉल जितना था दैट इज 64%। ये 64% डाउनफॉल था। बट अगर हम देखते हैं कि ये 2008 से नीचे की तरफ जाकर वापस ऊपर आने में वो कितना टाइम लगाया। सो ये टाइम है आपका 1036 डे। इट मीन्स कि करीब करीब 2 साल 8 महीने। तो आज तक का स्टॉक मार्केट में जो भी डाउनफॉल आया है उसमें नीचे जाकर ऊपर आने में करीब करीब 3 साल का टाइम लगा। इसके बाद जितने भी टाइम स्टॉक मार्केट नीचे आया है उसमें इससे कम टाइम लगा है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रेगुलर बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, यानी कि मंथली बेसिस पे अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम इसी को सबसे बड़ा डाउनफॉल का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किए, यहाँ पर अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट किए, फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए, फिर यहाँ पर किए, यहाँ पर किए, यहाँ पर किए, यहाँ पर किए, सो मार्केट मेरा नीचे जा रहा है। और अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, सो इनिशियली हमको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो माइनस में दिखेगा, घटता हुआ दिखेगा। बट अगर हमको ये कॉन्फिडेंस है, जैसा कि पहले हुआ है कि 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल, जो कि हम लोग मैक्सिमम 3 साल देख रहे हैं, तो अगर मेरा डाउनफॉल में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है और फिर मार्केट जब ऊपर आना शुरू हुआ, फिर भी हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है मंथली बेसिस पे, तो हम ये देखेंगे कि जो मेरा यहाँ पर परचेज वैल्यू था, जैसे ही मार्केट ऊपर हुआ तो ये वाला वैल्यू प्लस में आ गया, फिर ये वाला वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट किए थे ये भी प्लस में आ गया। उसी तरह से जितने भी डाउनफॉल में हम गए थे, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं हमारा वैल्यू पॉजिटिव आता जा रहा है। इट मीन्स कि हम अगर टॉप से नीचे जाने के क्रम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऊपर जाने के क्रम में अगर हम सेम वैल्यू पर भी आते हैं तो भी हम प्रॉफिटेबल होंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो होगा वो प्लस में होगा। तो दिस इज द ब्यूटी कि लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, लॉस होगा। अगर हम स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर ही आ जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग
ये 2008 का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हम लोग कोरोना के बाद जो रिसेंट एग्जाम्पल है उसको लेते हैं, ये जो है हमारा कोरोना का टाइम, ये जो है कोरोना का टाइम। जो कि हिस्ट्री में हम लोगों ने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है, जहाँ पर पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा वर्ल्ड 2 महीना 3 महीना तक के लिए स्टॉप हो गया था। स्टॉक मार्केट भी इतना ज़्यादा गिर रहा था। बट अगर हम ये देखें तो स्टॉक मार्केट को अपने लेवल्स में नीचे जाके ऊपर आने में 8 से 9 महीना का टाइम लगा, जो कि सबसे वर्स्ट सिचुएशन हम लोग देखे हैं कोरोना का टाइम। फिर अगर हम लोग आगे आते हैं, सो ये एक रिसेंट डाउनफॉल देखते हैं, जो कि अभी 2022 का नवंबर से लेके 2023 मई तक का टाइम पीरियड है। वहाँ पर भी नीचे से ऊपर जाने में 203 डेज लगा है, करीब करीब लेस देन 1 ईयर, और मार्केट 10% नीचे आया था। यहाँ पर भी अगर हमारा इन्वेस्टमेंट रेगुलर रहता है तो जो हम डाउनफॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अप आते आते तक हम लोग ओवरऑल पॉजिटिव में आ जाते हैं। सो और अगर हम लोग मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू देखें कि आज तक इंडियन स्टॉक मार्केट, सो अगर हम लोग अगर हम लोग 2008 से यहाँ पर 2008 और 9 से देखें और अभी तक का टाइम पीरियड देखें तो मार्केट ऊपर ही आया है। और जैसा कि हम लोग देखें कि 3 साल जो है कि मैक्सिमम डाउन साइड रहा है, नीचे जाके ऊपर आने का टाइम। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 साल से ऊपर का रहता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने देखा है कि वो आपका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव में ही आता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से आप कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। उसके पीछे दो रीज़न है, आइए समझते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में एक सबसे अच्छा कंसेप्ट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का। जैसे कि मान लीजिए कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी में, और हमारा 100 रुपीज़ हमको मंथली इन्वेस्ट करना है, और मेरा जो म्यूचुअल फंड का प्लान है उसका कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर यूनिट। सो जनवरी मंथ में अगर 100 रुपीज़ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 10 यूनिट। फरवरी में दो चीज़ हो सकता है, या तो ये जो प्राइस है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो सपोज करिए कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया है 1 महीना में, तो अब मेरा प्राइस हो गया 11 रुपीज़। तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट में अगर हम 11 यूनिट खरीद 11 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा कम मिलेगा, वो मिलेगा 9.89 यूनिट। फिर आते हैं मार्च। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे आ गया है, और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था 10 रुपया, उससे वो नीचे आके 9 रुपया हो गया। तो 9 रुपया पर यूनिट का सामान अगर हम 100 रुपया में खरीदे तो वो हमको मिलेगा 10.89। इट मीन्स कि 10 से थोड़ा 10 यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा। इसी तरह से मेरा हर एक मंथ इन्वेस्टमेंट होता रहता है, और जब मार्केट
प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम लोग यूनिट कम खरीद रहे हैं। ये ऑटोमेटिक हो रहा है बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो फिक्स है 100 रुपीज़। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग कम यूनिट खरीद रहे हैं, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो हम लोग ज़्यादा यूनिट खरीद रहे हैं। इट मीन्स कि इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो हम लोग कम सामान खरीद रहे हैं, महंगाई घट रहा है, थोड़ा सस्ता हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही वाइज डिसीजन लिया गया है कि कम प्राइस कम अगर हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा यूनिट खरीद रहे हैं। और जैसा कि हम लोग देखें कि मार्केट जब नीचे से ऊपर आता है तो जब हम नीचे जाने के क्रम में ज़्यादा यूनिट जो खरीद रहे हैं, जब मार्केट ऊपर आता है तो वो अपना वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ा लेता है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक स्मार्ट डिसीजन हो गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग लेस यूनिट खरीद रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग ज़्यादा यूनिट खरीद रहे हैं। जब इसको एवरेज करेंगे और मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर आएगा तो हमारा प्राइस हम लोग प्रॉफिट में ही होते हैं। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हमें प्रॉफिट दिलाता है। सो हम लोगों ने क्या देखा कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जाता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई रहता है। आइए हम लोग बेनिफिट जानते हैं डिटेल में। सो यहाँ पर जो एमफी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि एमफी क्या है, सेबी क्या है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर एमफी जो है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके वेबसाइट पर से एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला चीज़ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो म्यूचुअल फंड में कौन सा स्टॉक में आपका पैसा लगेगा, वो जो स्टॉक मार्केट के कैपिटल मार्केट के प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है स्टॉक्स। तो कंपैरेटिवली वो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर है एग्जांपल रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि हमारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगता है। जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इन सारे 50 कंपनीज में अलग अलग प्रोपोर्शन में लगता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर बैंकिंग सेक्टर नीचे जा रहा है, आईटी सेक्टर नीचे जा रहा है, तो मेरा दूसरे सेक्टर्स उसको अगर अच्छा कर रहा है तो मेरा जो रिस्क है वो कम है। उसी तरह से अगर दूसरे सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं, कोई 2 सेक्टर ऊपर जा रहा है, 3 सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो मिला जुला वो एक बैलेंस बना रहता है। और अगर पूरा का पूरा मार्केट अगर नीचे जा रहा है, तो जैसे हमने देखा कि मार्केट अगर पूरा नीचे जा रहा है तो वो भी 1.5 साल 2 साल 3 साल में ऊपर आ जाता है और एवरेजिंग करने पे हमारा जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है वो प्लस में आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इट मीन्स कि हम लोग इसमें स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि मिनिमम 500 रुपीज़ भी अगर हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। जो प्लान्स हैं म्यूचुअल फंड के वो अलाउ करते हैं कि आप 500 रुपया मंथली भी इस तरह के प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर लिक्विडिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन पैसा नहीं आ रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं। ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो उसका पैसा आप निकाल भी सकते हैं। निकालने में मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लगता है और आपका जो भी उस टाइम पर मार्केट वैल्यू रहता है वो आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। फिर है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं कि ये सेबी रेगुलेटेड है और सेबी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के अंडर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टैक्स बेनिफिट।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक ऑप्शन दे के रखी है कि कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसमें लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, यानी कि 3 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना होगा। अगर आप उन प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, तो आपको सेक्शन 80C के थ्रू टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट इसमें रिटर्न कैसा आता है। नॉर्मली आज की डेट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जो टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंक में एफडी है, इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन 3-4 जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 7 से 8% मैक्सिमम रिटर्न है, उससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं मिलता। बट अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री को देखें और उसके रिटर्न्स को देखें, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना बेनिफिशियल होता है। सो आइए इस पे देखते हैं। इसके लिए भी हम एमफी का ही वेबसाइट पे जो ऑफिशियल डेटा दिया हुआ है उसका एक रेफरेंस ले रहे हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के प्लान्स होते हैं। प्लान्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक सिंपल 1-2 कैटेगरी का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक ये प्लान है लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब होता है कि हम लोग इंडिया के टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के ये कुछ प्लान्स हैं अलग अलग कंपनीज के, जैसे आदित्य बिरला, एक्सिस, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, डीएसपी। सो ये सब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्लान्स हैं, जिसका अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न देखें, 5 ईयर रिटर्न, कि अगर 5 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न कितना परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना है। आदित्य बिरला का टॉप ये लार्ज कैप में अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो ये जो रिटर्न है दैट इज 15%। 15%। फिर इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीएनपी परिवास करके एक कंपनी है, वो उसका म्यूचुअल फंड का प्लान है, उसमें है 18%। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं फिर से आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का रिटर्न है 18%। तो यहाँ पर हम लोग ऑन एन एवरेज देख रहे हैं कि 15% 17% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न है पिछले 5 सालों में। तो अगर हम कंपेयर करें दूसरे इंस्ट्रूमेंट से तो इतना रिटर्न किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है। अगर हम लोग दूसरे कैटेगरी में अगर देखें, लार्ज कैप की जगह पर अगर हम स्मॉल कैप का रिटर्न देखते हैं इसी पीरियड में लास्ट 5 ईयर में, सो रिटर्न आप जैसे कि स्मॉल कैप एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसका रिटर्न आप देखिए 26% इन लास्ट 5 ईयर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका पैसा अगर फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है या पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है पिछले 5 सालों से, अगर वही पैसा अगर हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो डिफरेंस कितना है। यहाँ तक 30%, ये कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया। सो मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो यहाँ 36%, दैट इज क्वांट स्मॉल कैप। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड दैट इज 24%। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 20% से ऊपर का ही रिटर्न है। सो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्लान, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो सब हम लोग बाद वाले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा रिटर्न कितना ज़्यादा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई रहता है। म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सिक्योर भी है। अगर 3 साल 4 साल 5 साल का अगर हमारा हॉराइजन है और हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमें नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न हमको यहाँ पर मिलता है। तो म्यूचुअल फंड सेफ भी है और ज़्यादा रिटर्न भी देता है। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनको कैटेगरी कैसे किया गया है, और वो किस तरह के लोगों के लिए, किस तरह के रिस्क प्रोफाइल के लिए कौन सा तरह का फंड, कौन सा प्लान अच्छा होता है। थैंक यू।